द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। हम इस बुक की हिंदी ट्रांसलेटेड बुक मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस बुक की रीडिंग कर रहे हैं। आज इस बुक का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसे शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने इस बुक की सिर्फ रीडिंग की है। इस बुक में जैसा लिखा है वही आप लोगों के सामने मैंने पढ़कर सुनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस बुक को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मैं ज़रूर इस बुक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, इस बुक से रिलेटेड या फिर इसकी टेक्निक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो बगैर किसी डाउट के निसंदेह होकर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक सिल्वा ग्रेजुएट हूँ। इसके अलावा आगे भी और भी दूसरी बुक्स को रीड करने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए कि मुझे कौन सी बुक पढ़ना चाहिए या आप लोग कौन सी बुक सुनना चाहते हैं जिसको मैं आगे रीड करूं। और आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसमें दी गई ऑडियो बुक वीडियो जो भी इसमें आ रही हैं उसे ज़रूर लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। आप लोगों से इतने सपोर्ट की उम्मीद है। थैंक यू सो मच। तो अब इसे हम शुरू करते हैं। दूसरा परिशिष्ट, सिल्वा माइंड कंट्रोल व मानसिक रोगी। नवंबर 1970 में हमने फिलाडेल्फिया में सिल्वा माइंड कंट्रोल कक्षा में भाग लिया, क्योंकि हम उनके कुछ दावों को लेकर उत्सुक थे। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा कि 3 लोग भावनात्मक रूप से ठीक नहीं थे और चौथे की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इसकी क्या वजह थी? क्या इस कोर्स से भावनात्मक रोग पैदा हो रहा था? क्या वे लोग पहले से इन रोगों से ग्रस्त थे? क्या ऐसे लोगों को जानबूझकर कोर्स से जोड़ा गया था? हमने अपने सहकर्मियों से इस बारे में बात की और उनमें से अनेक का यह मानना था कि यह कोर्स मनोरोगियों के उपचार में भी सहायक हो सकता है। यह बात हमें प्रशंसनीय लगी। अक्सर यह माना जाता है कि आरंभिक मानसिक अवस्था की ओर लौटने के माध्यम से किया गया कोई भी उपचार ऐसे किसी इंसान के लिए मनोविकृति का कारण बन सकता है जो अतीत में मानसिक समस्याओं का शिकार रहा हो। कई बार सेंसरी डिप्रिवेशन और हेल्यूसिनेशन दवाओं से भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा बायो फीडबैक और सम्मोहन जैसी तकनीकें भी मानसिक अवस्था में बदलाव ला सकती हैं। अधिकतर मनोविश्लेषक मनोरोगी को सोफे पर लिटाकर किए जाने वाले औपचारिक मनोविश्लेषण की अनुमति नहीं देते, क्योंकि इससे रिग्रेशन यानी आरंभिक मानसिक अवस्था की ओर लौटने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि अब तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यह कितना गंभीर है, लेकिन ऐसे भी दावे किए जाते रहे हैं कि ये सभी प्रक्रियाएं मनोविकृतियों पर जाकर ही खत्म होती है। 1972 में फिलाडेल्फिया के 2000 छात्र एसएमसी प्रशिक्षण के लिए गए और उनमें से कोई भी मनोरोगी नहीं था। यह जानकारी हमें एक विश्वसनीय स्कूल अधिकारी से मिली। इस तरह हमारा कौतूहल और भी बढ़ गया। आमतौर पर किशोर उम्र में लोग पहले ही अहंकार के मामले में असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होते हैं। ऐसे में इस दावे ने हमें और परेशान कर दिया कि भावनात्मक रूप से असुरक्षित लोगों के लिए ऐसे कोर्स खतरनाक हो सकते हैं। हमने 30 लोगों के दल में 3 लोगों को मानसिक रूप से परेशान पाया और हमें नहीं पता था कि इसमें उनकी हालत में सुधार हुआ या वह और बिगड़ गई है। वैज्ञानिक समुदाय के कुछ सदस्यों का दावा था कि माइंड कंट्रोल कोर्स करने के बाद बहुत सारे लोग मनोरोगी बनते जा रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल के अध्ययन से पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे अपने ही कुछ गंभीर रोगियों ने यह कोर्स किया और उन्हें इससे जो लाभ हुआ वह वाकई हैरान करने वाला था। इस संबंध में जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसकी समीक्षा से यह तो पता चल गया कि इस बारे में लोगों की राय क्या है, लेकिन उससे कोई वास्तविक अध्ययन शामिल नहीं था। इस मामले को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि कोर्स के पहले और बाद में रोगियों का परीक्षण किया जाए। आने वाले 4 सालों में 189 मनोरोगियों ने अपनी मर्जी से माइंड कंट्रोल कोर्स का हिस्सा बनने के लिए मंजूरी दे दी। उस समय उनका इलाज शुरू था। विस्तृत अध्ययन के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को भी कोर्स से जोड़ना चाहा जो मनोरोगी थे या मनोरोगी होने के निकट थे या फिर जिनका मनोरोग ठीक हो रहा था।
इस कोर्स में ऐसे 75 लोग शामिल थे। इन लोगों के समूह को गंभीर रूप से परेशान लोगों का समूह ऐसा कहा गया। इनमें से करीब 60 लोग अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक स्तर पर विकृत थे या उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। इन 75 रोगियों में से 66 रोगी डॉक्टर मैकेंजी और 9 रोगी डॉक्टर राइट के थे और 4 सालों से उनसे अपना इलाज करवा रहे थे। इसके अलावा 7 रोगी ऐसे भी थे जो गंभीर रूप से मनोरोग से ग्रस्त थे। उनके लिए यह कोर्स मुफ्त था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी हालत इस कोर्स में हिस्सा लेने वाले रोगियों से अधिक गंभीर नहीं थी। दरअसल जिन्होंने कोर्स में हिस्सा लिया वे दिमागी तौर पर ज़्यादा खुले हुए थे। केवल कट्टर सोच रखने वाले ने ही इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये लोग ऐसे रोगियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिन्हें कोर्स के दौरान किसी किस्म की परेशानी हो सकती थी, क्योंकि इन्होंने तो कोर्स का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया था। शुरुआत में गंभीर रूप से परेशान लोगों के समूह के लिए काफ़ी सावधानी बरती गई और समूह के गंभीर रोगियों को कोर्स करने के लिए एक एक करके भेजा गया। अध्ययन के शुरू में रोगियों को परीक्षण के लिए उस समय में भेजा गया जब वे मानसिक रूप से ज़रा स्थिर थे। हालांकि जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ा तो रोगियों को उन्हें उस समय भी भेजा जाने लगा जब वे मानसिक रूप से ज़्यादा स्थिर नहीं थे। इस 4 साल की अवधि के अंतिम दौर में 17 रोगियों को उस समय परीक्षण के लिए भेजा गया जब उनकी मनोविकृति चरम पर थी और वे भ्रम की स्थिति में थे। कई बार तो एक साथ 10 रोगियों को कोर्स के लिए भेजा गया। कोर्स के पहले और बाद में 75 में से 58 रोगियों को मनोरोग के इलाज के अतिरिक्त एक्सपीरियंशियल वर्ड इन्वेंटरी की प्रश्नावली भी दी गई। 400 सवालों वाली इस प्रश्नावली को रोगी की वास्तविक धारणा को जानने के लिए तैयार किया गया था। डॉक्टर एल मैलिगी और डॉक्टर आसमन ने इसे काफ़ी हद तक स्विस मनोविज्ञानी हरमन रोरशाच के मशहूर इंक ब्लॉट टेस्ट के सवाल जवाब के रूप में तैयार किया था। सभी के लिए यह एक संवेदनशील परीक्षण था। रोरशाच यह मानसिक रोगियों के लिए ली जाने वाली एक परीक्षा है। इसमें रोगी का व्यक्तित्व, उसका दृष्टिकोण और उसकी भावनिक अवस्था के बारे में जानकारी ली जाती है। अलग अलग पद्धतियों में उसका अर्थ निकाला जाता है। इस अध्ययन का पहला उद्देश्य यह जानना था कि कोर्स करने से किस तरह के रोगी का मानसिक संतुलन और बिगड़ जाता है। उस हिसाब से नतीजे चौंकाने वाले रहे, क्योंकि कोर्स के बाद केवल एक ही रोगी ऐसा था जिसका मानसिक संतुलन पहले से ज़्यादा बिगड़ा। 29 साल का यह युवक सिजोफ्रेनिया नामक मनोरोग से ग्रस्त था। कोर्स करने के 2 सप्ताह बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई, क्योंकि उसने अपनी दवा लेनी बंद कर दी थी और ज़िंदगी में पहली बार किसी से डेट कर रहा था। वह अकेला ऐसा रोगी था जिसने कोर्स के बाद EWI टेस्ट में भी सबसे कम अंक पाए थे। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 अन्य रोगी अलग अलग किस्म के डिप्रेशन या आसवाद से ग्रस्त थे। पहले रोगी को इनवॉल्यूशनल डिप्रेशन की समस्या थी और दूसरी रोगी, जो कि एक महिला थी, साइकोटिक डिप्रेशन की मरीज थी। कोर्स के बाद उनके डिप्रेशन में बढ़ोतरी पाई गई। हालांकि प्रशिक्षण के दौरान दोनों को भी उनकी हमेशा की अवस्था से बिल्कुल विपरीत यानी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उनका यह अनुभव कुछ ऐसा था मानो किसी ऐसे इंसान से उनका सिरदर्द ले लिया जाए जो उसे सारी ज़िंदगी अपने साथ लिए घूमता रहा हो। जब वे फिर से डिप्रेस हो रहे थे तब उस डिप्रेशन की तीव्रता अधिक स्पष्ट रूप से उनके सामने आ रही थी। हालांकि इन दोनों रोगियों ने इसके बाद हुए EWI टेस्ट में अच्छे अंक हासिल किए और वे कोर्स में मिले प्रशिक्षण का लाभ उठाने में भी सफल रहे। इनवॉल्यूशनल डिप्रेशन से ग्रस्त रोगी माइंड कंट्रोल की प्रोग्रामिंग को उसी सप्ताह लागू करने में सफल रहा और काम के दौरान उसकी एंजाइटी घटी। दूसरी रोगी, जो साइकोटिक डिप्रेशन की मरीज थी, वह भी अपनी थेरेपी को बेहतर तरीके से संभाल सकी, जबकि वह पहले ऐसा नहीं कर पाती थी। इसके अलावा 26 अन्य रोगी भी अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन से ग्रस्त थे, जिसमें इनवॉल्यूशनल, साइकोटिक, सीजो अफेक्टिव, मैनिक डिप्रेसिव जैसे डिप्रेशन शामिल हैं। इन रोगियों के डिप्रेशन में कमी आई और कोई दुष्प्रभाव भी नहीं दिखे। एक महिला ने रिलैक्सेशन सेशन के बाद अचानक उठने वाली उदासी की शिकायत की। एक आदमी, जो 75 लोगों में शामिल नहीं था, उसने दूसरे दिन ही कोर्स छोड़ दिया क्योंकि उसे अपने वियतनाम के पुराने अनुभवों के बुरे दृश्य याद आने लगे थे। हालांकि उसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी, पर वह आगे के मूल्यांकन के लिए सामने ही नहीं आया।
रिलैक्सेशन रोगियों को उनकी भावनाओं के संपर्क में लाता है। इस दौरान अक्सर पूरे समूह में प्यार, अपनेपन और सकारात्मकता का भाव रहता है, पर फिर भी कुछ लोग उदासी और दुख देने वाली भावनाओं से घिर जाते हैं। गंभीर रूप से परेशान 75 लोगों के समूह में एक और ऐसा रोगी था जिसे कोर्स के आखिरी दिन होने वाले प्रशिक्षण के नाम से ही डर लग रहा था। उसे कुछ बुरे सपने आए और उसने तीसरे दिन का कोर्स किया ही नहीं। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त एक 30 वर्षीय रोगी ने कोर्स के बाद भरपूर जोश दिखाते हुए माइंड कंट्रोल की कई तकनीकों पर काम किया ताकि यह जान सके कि उसे अपना आगे का जीवन कैसे जीना चाहिए। वह घंटों यह जानने में लगा रहा कि प्रोग्राम किए हुए सपनों में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। इस तरह उसके भीतर जीवन में कुछ करने का जोश पैदा हुआ और वह अपनी PhD की डिग्री पूरी करने के लिए कॉलेज जा सका। उसने थोड़ा संभलने के बाद अपना एक सालों पुराना अनुभव भी बांटा, जब उसे यह भ्रम हो गया था कि उसे टेलीपैथी द्वारा किसी को मारने की मिशन पे भेजा गया है। अगर उसने कोर्स न किया होता तो शायद वह अपने जीवन की इन उलझनों को कभी न सुलझा पाता। कुछ नकारात्मक प्रभावों की तुलना में इस कोर्स के इतने सारे सकारात्मक प्रभाव और नतीजे सामने आए हैं जिन्हें लिखने के लिए एक और किताब प्रकाशित करनी होगी। कई ऐसी बातें भी सामने आई जिनके बारे में हमें पता तक नहीं था और न ही हम उनकी कोई उम्मीद कर रहे थे। इसमें सबसे प्रमुख है सच्चाई की अनुभूति में बढ़ोतरी होना। EWI टेस्ट देने वाले 58 लोगों में से एक की हालत खराब हुई। 21 लोग ज्यों के त्यों रहे और 36 लोगों ने सच्चाई की अनुभूति में बढ़ोतरी दिखाई। जो 21 लोग ज्यों के त्यों रहे, उनमें से 15 लोग ऐसे थे जिनकी सेहत में भी सुधार दिखाई दिया। कोर्स करने वाली पहली 20 महिलाओं के औसत आंकड़े EWI प्रश्नावली के सहलेखक डॉक्टर एल मैलेगी को भेजे गए। वे सिल्वा माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण के बाद रोगियों में आने वाले बदलाव को देखकर प्रशंसा से भर गए और बोले कि कुछ श्रेणियों में तो टेस्ट के पहले और बाद के नतीजे ऐसे आए हैं मानो वे रोगी LSD के सेवन से होने वाले नकारात्मक अनुभवों को झेलकर वापस लौटे हों। 11 श्रेणियों में हर रोगी के निजी अंकों में सुधार दिखाई दिया। जिन महिला और पुरुष रोगियों में सबसे अधिक सुधार देखा गया था, उनमें से 50% के संयुक्त नतीजों को एक चार्ट बनाकर दर्शाया गया। यह भी माना गया कि कोई भी पारंपरिक साइकोथेरेपी एक सप्ताह में इतने बेहतर नतीजे नहीं दे सकती, उसमें कई माह या फिर वर्षों का समय लग जाता है। माइंड कंट्रोल कोर्स के बेहतर नतीजों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नंबर 1, इनवोल्यूशनल पैरानोइया से ग्रस्त एक महिला रोगी में सिर्फ एक सप्ताह के कोर्स में उल्लेखनीय बदलाव आया। इलाज के तौर पर उसे 11 बार बिजली के झटके लग चुके थे और वह 12 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रही थी। इस कोर्स को करने के बाद वह 4 साल में पहली बार अकेले बस की सवारी करने में कामयाब रही। नंबर 2, एक और महिला रोगी पैरानाइड सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त होने के अलावा एक्यूट डिल्यूजन की भी शिकार थी। हालांकि कोर्स के बाद भी उसकी बीमारी बनी रही, पर वह अपने माइंड कंट्रोल स्तर पर जाकर अपने विचारों की पड़ताल करती और हर बार स्पष्ट व तार्किक नतीजों के साथ सामने आती। नंबर 3, एक महिला मानसिक रोग में इतनी अधिक ग्रस्त थी कि वह EWI प्रश्नावली भी नहीं भर सकी। उसे 2 विकल्प दिए गए कि या तो वह बिजली के झटके लगवाए या फिर माइंड कंट्रोल का कोर्स कर ले। कोर्स के अंत में उसके अंदर सुधार नजर आया। उसने न केवल EWI प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर दिए, बल्कि उसने अच्छे अंक भी हासिल किए। एक और महिला हाइपोकॉन्ड्रियासिस से ग्रस्त थी। अब तक वह 12 ऑपरेशन करवा चुकी थी और अगला ऑपरेशन करवाने की तैयारी में थी। उसने माइंड कंट्रोल की तकनीकें सीख ली। इसके बाद जब एक विशेषज्ञ उसके हृदय और गुर्दों की जांच कर रहा था, तभी उस महिला ने माइंड कंट्रोल तकनीक का उपयोग करके खुद को प्रोग्राम्ड सपने के लिए तैयार किया और सपने में ही ये जान लिया कि उसकी आंतों में रुकावट है। इसी सपने में उसे यह भी पता चला कि यह बीमारी उसे क्यों और कैसे निर्माण हुई। माइंड कंट्रोल तकनीकों ने उसे इस योग्य बना दिया कि वह अपनी आंत की रुकावट को वह स्वयं दूर कर सके। अस्पताल में रोग का परीक्षण कराने के मात्र 1 घंटे के अंदर उसने अपनी आंतों की रुकावट को दूर कर दिखाया। डॉक्टर्स भी यह देखकर चकित थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उसके पिछले ऑपरेशन के रिकॉर्ड्स से
इस बात की पुष्टि भी की गई कि आंत में किस तरह की रुकावट थी। नंबर 5, एक 21 वर्षीय महिला जो आत्मघाती प्रवृत्ति की थी और गंभीर मनोविकृति के शुरुआती दौर से गुजर रही थी। उसने अपने डॉक्टर को यह कह कहकर परेशान कर रखा था कि दुनिया का हर इलाज उसके लिए बेकार है और वह मौका पाते ही आत्महत्या कर लेगी। उसे कड़ी निगरानी के बीच माइंड कंट्रोल कक्षा में भेजा गया। कोर्स के बाद हमें यह देखकर हैरानी हुई कि उसके बर्ताव में कितना बदलाव आ गया था। वह पहले के मुकाबले काफ़ी शांत हो गई थी, तर्क से काम लेती थी और अब उसका मन हर समय इधर उधर नहीं भटकता था। जो काम दवा से ना हो सका था वह इस प्रशिक्षण ने कर दिखाया था। 2 सप्ताह बाद उसने दोबारा माइंड कंट्रोल कोर्स किया और एक बार फिर उसके अंदर नाटकीय बदलाव देखने को मिला। नंबर 6, एक और इंसान डिल्यूजन यानी विभ्रम का शिकार था। उसे लगता था कि वह लोगों को सिकोड़ने की शक्ति रखता है। इलाज के लिए वह अस्पताल में भर्ती हो गया था। उसी दौरान उसने माइंड कंट्रोल कोर्स भी किया। हर रोज़ प्रशिक्षण के बाद वह वापस अस्पताल चला जाता था। हालांकि इसके बाद भी उसका वह भ्रम बना रहा कि वह लोगों को सिकोड़ने की शक्ति रखता है, लेकिन अब वह पहले के मुकाबले ज़्यादा शांत हो गया था। उसकी भ्रमपूर्ण मानसिकता कई चीज़ों को लेकर बदल गई थी और अब वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर घंटों सोच विचार करके उनका उल्टा सीधा मतलब नहीं निकालता था। उसने अस्पताल में भर्ती होने के बाद 6ठे सप्ताह में कोर्स किया और उस एक सप्ताह में ही उसके अंदर ऐसे सकारात्मक बदलाव आए जो पिछले 5 सप्ताह में नहीं आए थे। इन्वोल्यूशनल पैरानाइया की शिकार एक महिला को कोर्स के बाद अपने मनोरोग से छुटकारा मिल गया। कुछ अन्य रोगियों को भी कोर्स की तकनीकों की मदद से अपनी बीमारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। कोर्स करने के बाद मानसिक रूप से असंतुलित लोगों के एक समूह में उल्लेखनीय बदलाव आया। उनमें से केवल एक रोगी की हालत बिगड़ी, जबकि बाकी सबको कोर्स से कोई न कोई लाभ जरूर हुआ। कोर्स के बाद कई रोगियों का भावनात्मक स्तर पर उत्साह बढ़ गया और उन पर इसका असर साफ नज़र आ रहा था। जिन लोगों पर ज़्यादा असर नहीं हुआ वे भी पहली बार उत्साहित दिखे। अब वे अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक नज़रिया रखने लगे थे। कुछ रोगियों को अपने इलाज की प्रक्रिया बेहतर ढंग से समझ आने लगी, यहाँ तक कि ऐसे रोगी जिनकी डिल्यूजन की समस्या अब भी जस की तस थी, लेकिन माइंड कंट्रोल के स्तर पर आकर उनकी स्पष्टता और समझ बढ़ गई। कोर्स के बाद रोगियों में अधिक शिथिलता आई और उनकी चिंता में कमी देखने को मिली। अब वे अपनी भीतरी शक्ति पर भरोसा करते हुए अपनी समस्याओं को हल करना सीख गए थे, जिससे उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई। कुछ रोगियों के मामले में यह भी पाया गया कि उनके रोग ने चेतना की भिन्न अवस्था में भी कार्यशील रहने की उनकी क्षमता को बढ़ा दिया। इस तरह उनके रोग और जीवन को नए मायने मिले। 114 न्यूरोटिक यानी विक्षिप्त रोगियों में डॉक्टरी रूप से कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। उनमें से 6 रोगियों ने EWI टेस्ट भी दिया। उनके टेस्ट के स्कोर में बढ़त दर्ज की गई। हालांकि यह बढ़त गंभीर रूप से परेशान रोगियों के दल की बढ़त जितनी नहीं थी, क्योंकि उनका पहला स्कोर ही उनके करीब करीब स्वस्थ होने की ओर इशारा कर रहा था। यह विश्वास था कि विक्षिप्त रोगियों को सिल्वा माइंड कंट्रोल तकनीक से लाभ जरूर होगा। जो लोग प्रशिक्षण के बाद माइंड कंट्रोल का अभ्यास करते रहे वे अपने जीवन को काफ़ी हद तक निखारने में सफल रहे। जिन्होंने इसका निरंतर अभ्यास नहीं किया उन्होंने तनाव से लड़ने या अहम निर्णय लेने के समय आपातकाल में इसका उपयोग किया। हर किसी को ऐसा लगा मानो उसे अपने मन के विस्तार का अनुभव मिल गया हो। उन्हें यह रहस्य समझ में आया कि किस प्रकार वे नए नए तरीकों से अपने मन का उपयोग कर सकते हैं। कोर्स के अंत तक इस दल का सामूहिक प्रोत्साहन बढ़ा और अधिकतर लोगों को अपनी भावनात्मक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी महसूस हुई। कोर्स के बाद न्यूरोटिक और साइकोटिक दोनों तरह के रोगियों में सुधार पाया गया। मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरी परीक्षण ने यह बात साबित भी की। 189 में से केवल एक रोगी की हालत पहले से भी बदतर पाई गई। किसी भी शोध के आंकड़ों को मौजूदा हालात के सभी पहलुओं की कसौटी पर परखा जाता है। इसके अलावा अध्ययन के दौरान परीक्षण करने व मानदंड तय करने में भी सावधानी रखी जानी चाहिए। इसलिए हम उन सभी कारकों की ओर इशारा करेंगे जिन्होंने हमारे परिणामों को प्रभावित किया है।
हम शोध के लिहाज से यह देखना चाहते थे कि इस परीक्षण से मानसिक तौर पर विक्षिप्त रोगियों पर क्या असर हुआ। डॉक्टर होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारा हर रोगी ठीक हो जाए। बेशक हम नतीजों से भी यही चाहते थे और हमारी यह उम्मीद बेकार नहीं गई। हमारी रोज़मर्रा के उपचार से यह आशावाद प्रमुख तौर पर जुड़ा रहता है। शुरुआत में कई साइकोटिक रोगियों को कोर्स में भेजने से पहले हमने उनके थोड़ा संभलने और मानसिक रूप से स्थिर होने की प्रतीक्षा की, पर धीरे धीरे उन्हें उनके रोग की गंभीर दशा के बावजूद कोर्स के लिए भेजा जाने लगा। EWI टेस्ट को सच्चाई की अनुभूति के संवेदनशील सूचक की तरह देखा गया। हमने पाया कि इसके स्कोर भी डॉक्टरी नतीजों से मेल खाते थे। डॉक्टर मेलेगी ने भी पुष्टि की कि हमारे डॉक्टरी परीक्षण EWI सूचांक पर आने वाले बदलावों से मेल खाते थे। केवल एक रोगी जिसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी, उसने टेस्ट में भी अच्छा स्कोर हासिल नहीं किया था। जिन्होंने नाटकीय तौर पर अच्छा स्कोर हासिल किया, उनके भीतर रोग विषयक सुधार भी दिखाई दिया। EWI को तैयार करने वाले लेखकों का मानना है कि इस परीक्षण को बार बार दोहराया जा सकता है। हमने शुरुआत में यह देखने के लिए रोगियों का परीक्षण नहीं लिया कि जो बदलाव थे वे दोहराए जाने योग्य थे या नहीं। हमने परीक्षण के एक सप्ताह पहले और बाद में परीक्षण लिया, पर हर बार यह संभव नहीं हो सका। 7 मामले ऐसे थे जिनमें प्रशिक्षण से पहले सप्ताह में 2 बार और प्रशिक्षण के बाद सप्ताह में 1 बार यह परीक्षण देना पड़ा, ताकि देखा जा सके कि इसमें दोहराव की वजह से कोई अंतर पड़ता है या नहीं। 3 परीक्षणों में गलत उत्तरों का प्रमाण 100, 92, 65 ऐसा था। इस तरह पहले 2 परीक्षणों का अंतर सिल्वा माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण के बाद आने वाले अंतर की तुलना में नाम मात्र का ही था। दरअसल परीक्षण में कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिनका प्रभाव कोर्स के पहले और बाद में अलग अलग था, जैसे क्या आप लोगों का मन पढ़ सकते हैं? क्या आपको हाल ही में कोई धार्मिक अनुभव हुआ है? इसका जवाब हाँ में देने पर नकारात्मक अंक मिलते थे। इस कोर्स में इंसान को साइकिक स्तर पर काम करना सिखाया जाता था और अधिकतर लोग इस बात से सहमत थे कि उन्होंने ESP का अनुभव पाया। कुछ लोगों को लगता था कि यह एक धार्मिक अनुभव था। इस तरह हम कोर्स के बाद लिए जाने वाले परीक्षण में हम बेहतर के बजाय बदतर प्रदर्शन की उम्मीद भी रख सकते थे। अगर EWI परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में संक्षिप्त में कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि दोहराव वाला कारण तो नाम का ही था, जबकि अन्य कारणों से परीक्षण का स्कोर कम हो जाता था। इस तरह एक प्रकार का संतुलन संभव हो जाता था। परीक्षण को संवेदनशील और विश्वसनीय माना गया। इसके नतीजे न सिर्फ डॉक्टरी परीक्षण के नतीजे से मेल खा रहे थे, बल्कि रोगियों ने व्यक्तिगत रूप से जो महसूस किया वह भी इससे भिन्न नहीं था। अध्ययन के लिहाज से हमने तय किया कि जो भी इंसान कोर्स करने के बाद 3 सप्ताह के अंदर रोगग्रस्त होगा, तो उस इंसान की केस इस कोर्स में हुई आकस्मिक घटना के रूप में समझी जाएगी, फिर चाहे उस इंसान के रोग में दूसरे अन्य साधन सहायक हो या न हो। 75 मानसिक रोगियों के उस समूह के साथ हम किसी एक के परेशान होने की उम्मीद तो रख सकते हैं। उपचार के दौरान और अतीत में वापस ले जाने वाले अनुभव से दूर होने के बावजूद भी ऐसा होना संभव था। ये सच है कि इस अध्ययन के समय भी सभी रोगी अपना उपचार करवा रहे थे। उन्हें स्वयं को संभालने के लिए समय समय पर कारागार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और साथ ही हर लिहाज से उनकी मदद भी की जा रही थी। इस तरह हर चीज़ उनके पक्ष में थी। शायद इसलिए उनका रोग उस समय नहीं उभरा, लेकिन हमारा मानना है कि रोगियों में बड़े तौर पर जो सकारात्मक बदलाव देखने को मिले, उसका कारण सिर्फ यह थेरेपी नहीं थी। हमारा अनुभव कहता है कि साइकोटिक रोग एक स्रोत इंसान के जीवन के सबसे शुरुआती दौर में छिपा होता है। शिशु के जीवन के पहले 2 वर्षों में माँ के साथ उसके रिश्ते का इससे गहरा नाता होता है। अक्सर इंसान के वर्तमान हालात का सिरा उसके बीते हुए जीवन में कहीं होता है। हो सकता है कि उसे अपने जीवन में सबसे अहम माने जाने वाले इंसान से ही अस्वीकृति और वियोग सहन करना पड़ा हो। मानसिक समस्या का कारण इंसान के जीवन में आरंभिक दौर में छिपा होता है, लेकिन इसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर दिखाई देता है।
इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसने उसे प्रभावित किया हो, जैसा विभ्रम पैदा करने वाली नशीली दवा, मूल परिवार से भेंट या कोई ऐसी चीज़ जिससे पुरानी दबी घटनाओं की याद वापस लौट आए। इस तरह हम इन 3 बातों का पता लगा सकते हैं। नंबर 1, रोगी की इस प्रवृत्ति की शुरुआत कहाँ से हुई। नंबर 2, इसके अप्रत्याशित कारण कौन से हैं। नंबर 3, उसकी इस प्रवृत्ति को कौन सी चीज़ें बढ़ावा देती हैं। साइकोसिस को अधिकतर ऐसी कुदरती चीज़ों से जोड़ा जा सकता है जिनका एक शुरुआती बिंदु हो, जो रोग को सक्रिय बनाता हो और जो रोग को बढ़ावा देता हो। हमने जितने भी साइकोटिक रोगियों का इलाज किया वे सभी अस्वीकृति वियोग, कुछ महत्वपूर्ण खो देने के डर या फिर कम ध्यान मिलने की वजह से मनोरोग का शिकार बने। उनके अवचेतन मन में अकेले रह जाने का डर घर कर गया था। पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों रोगियों के इलाज के दौरान ऐसा एक भी रोगी सामने नहीं आया जिसके अंदर किसी तरह का वियोग या कुछ महत्वपूर्ण खो देने का डर न रहा हो, फिर भले ही यह डर बहुत बड़ा न रहा हो। जैसे एक 29 वर्षीय रोगी की हालत अध्ययन के दौरान और बिगड़ गई। दरअसल उसकी अपनी माँ से नहीं बनती थी और उसे लगता था कि उसका किसी महिला मित्र को डेट करना माँ को पसंद नहीं आएगा। उसका यह डर उसे अपने शिशु जीवन में दबी हुई यादों की ओर ले गया। जब वह सिर्फ 1 वर्ष का था, जब माँ की ओर से मिलने वाली कोई भी अस्वीकृति उसके अंदर अकेले रह जाने का भय पैदा कर देती थी और मौत जैसी जान पड़ती थी। अगर सिल्वा माइंड कंट्रोल कोर्स इंसान के अंदर मनोविकार पैदा करता होता तो यह एक सुविधा तंत्र के रूप में कार्य करता, जो एक कमज़ोर इंसान के मनोरोग के पीछे मौजूद अनजान कारण से जुड़कर रोग को और गंभीर बना देता। हमें आज तक ऐसा एक भी रोगी नहीं मिला जिसकी मानसिक समस्या सिर्फ किसी सुविधा तंत्र के चलते उपजी हो। हालांकि हमारा मानना है कि यह असंभव भी नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ तो यह निश्चित ही दुर्लभ होगा। सिल्वा माइंड कंट्रोल क्या है? सिल्वा माइंड कंट्रोल 40 घंटे का एक ऐसा कोर्स है जिसमें 30 घंटे का लेक्चर और 10 घंटे का मानसिक अभ्यास शामिल है। मानसिक अभ्यास इंसान को सिखाता है कि मन और शरीर को गहन विश्राम की अवस्था में कैसे ले जाएं। इसके साथ ही बायो फीडबैक और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इससे भी एक कदम आगे जाकर यह कोर्स इंसान को सिखाता है कि गहन मानसिक विश्राम के स्तर पर पहुंचकर मन से काम कैसे लिया जाए। इस कोर्स में ऐसी तकनीकों को शामिल किया गया है जो मन को लाभदायक और उपयोगी तरीके से प्रयोग में लाना सिखाती है। यह अनुभव पाने और कई दूसरी बातों का साक्षी बनने के बाद प्रशिक्षण लेने वाले को मन की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह ठीक वही अवस्था है जिसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने लिसनिंग वाले अपने लेख में लिखा है। यह वही अवस्था है जिसमें जाकर प्रसिद्ध संगीतकार जोनाथन ब्राह्म्स ने अपनी धुनें रची या थॉमस एडिसन को नए विचार मिले। यह कोर्स हमें ऐसे सरल उपाय सिखाता है जिसकी मदद से आप कभी भी गहन विश्राम की अवस्था में जा सकते हैं। प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी चेतना के इस स्तर पर जाकर मानसिक चित्रण, कल्पना और चिंतन करते हैं। साथ ही वे मानसिक तौर पर काम करना सीख लेते हैं। वे दिमाग की बहुत सारी गतिविधियों को सजग रूप से प्रयोग में लाते हैं। इस अवस्था में उनके मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वे पूरी तरह सजग रहते हैं। वे सपनों में अपनी समस्याओं के हल तलाश कर लेते हैं और ऐसे ऐसे सवालों के जवाब पा लेते हैं जिनका जवाब हमारा मन सामान्य स्थिति में कभी नहीं जान पाता। जब इंसान मन और शरीर के गहन विश्राम के स्तर पर जाकर मानसिक तौर पर काम करना सीख लेता है तो उसकी रचनात्मकता में निखार आ जाता है। याददाश्त पहले से बेहतर होती है और साथ ही वह अपनी समस्याओं को हल करना भी सीख लेता है। उस सजग अवस्था में लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने मन से कोई भी काम करवा सकते हैं, इसलिए कई बुरी आदतों को छोड़ना और भी आसान हो जाता है। मन विश्राम के स्तर पर जाकर नियमित तौर पर किए जाने वाले अभ्यास का रोज़मर्रा के जीवन पर भी गहरा असर होता है। ऐसा करने वाले के लिए धीरे धीरे अपने स्तर तक आना आसान होने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी संगीतज्ञ को
संगीत पर पूरी तरह एकाग्र हुए बिना भी पता चल जाता है कि कौन सा सुर गलत लगा है। मन की क्षमता असीम है, पर अपने सामान्य स्तर पर इसकी कार्य क्षमता निरंतर कई तरह की उत्तेजनाओं से घिरी रहती है, जैसे विचार, इच्छा, मांग, कलह, प्रकाश, दबाव व अन्य कई तरह के तनाव आदि। कुल मिलाकर इंसान का मन अपना 10% ध्यान भी काम पर नहीं दे पाता। गहन विश्राम के स्तर पर ही ऐसा संभव होता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य केवल अपनी नींद के दौरान ही इस स्तर तक आ पाता है, लेकिन उसे इस स्तर का उपयोग करना नहीं आता। अधिकतर लोगों को तो अपने इस स्तर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि इस स्तर पर जाकर वे क्या क्या कर सकते हैं। जब इंसान को चेतना के स्तर पर जाकर उससे होने वाले सकारात्मक परिणामों का अनुभव लेना आ जाता है, तो वह कभी भी इस स्तर का प्रयोग किए बिना कोई अहम फैसला नहीं लेता। यह कोर्स खास तौर पर इंसान को अपने मन के स्तर को प्रयोग में लाना सिखाता है। इसके अलावा अपने स्तर के दौरान इंसान चिंतन भी कर सकता है, जिसके लिए कई तकनीकें सिखाई जाती हैं। वह अपनी समस्याओं के हल निकाल सकता है, लक्ष्य हासिल कर सकता है, बुरी आदतें त्याग सकता है, सेहत का ख्याल रख सकता है, दर्द को काबू कर सकता है और अपनी नींद व सपनों को भी वश में करके मनचाहे नतीजे पा सकता है। माइंड कंट्रोल सम्मोहन नहीं है। इसे आप कुछ हद तक स्वयं सम्मोहन का नाम ज़रूर दे सकते हैं। इसमें इंसान सीखता है कि अपने मन पर संपूर्ण ध्यान कैसे लगाना है। जब मन गहन विश्राम की अवस्था में होता है तो उसका ध्यान बाहरी बातों पर नहीं जाता। तब मन अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ वह सब कर सकता है जो उससे करने की अपेक्षा की जाती है। इस कोर्स में सिखाया जाता है कि स्वयं के साथ उपयोगी और सकारात्मक बातचीत कैसे की जाए, ताकि आप अपने स्तर पर आकर मन और शरीर को गहन विश्राम की अवस्था में ले जा सके। इसका प्रभाव काफ़ी शक्तिशाली होता है। सकारात्मक सोच हमेशा मूल्यवान होती है, लेकिन अगर इसके साथ गहन मानसिक विश्राम की अवस्था भी जुड़ जाए तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। कोर्स के आखिर में पैरासाइकोलॉजी पढ़ाई जाती है और कोर्स में हिस्सा लेने वाले हर इंसान को ESP का अनुभव होता है। माइंड कंट्रोल की ओर से कोर्स करने वालों को पूरे पैसे वापस मिलने का आश्वासन मिलता है। माइंड कंट्रोल के अनुसार अगर किसी छात्र को आखिरी दिन ऐसा कोई अनुभव नहीं होता तो हम उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं। मानसिक रोगियों के लिए माइंड कंट्रोल किस प्रकार सहायक है? हमने अध्ययन के आरंभ में ही इस बात से अपना ध्यान हटा लिया था कि यह कोर्स मानसिक रोगियों के लिए हानिकारक कैसे हो सकता है। इसकी बजाय हमने इस बात पर ध्यान दिया कि यह कोर्स उसके लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है। हम सारे सवालों के जवाब नहीं जानते, पर हमें लगता है कि हमारी स्थिति उन लोगों से कहीं बेहतर है जिन्होंने किसी भी प्रशिक्षण से पहले और बाद में रोगियों का आकलन ठीक ढंग से नहीं किया। ऊर्जा का सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सिगमंड फ्राइड ने एनालिसिस टर्मिनेबल एंड इंटरमिनेबल इस विश्लेषण में कहा है कि किसी भी थेरेपी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह ऊर्जा को सक्रिय करती है या नहीं। इस कोर्स के अंत में प्रशिक्षण लेने वाला हर इंसान जोश और ऊर्जा से भरपूर होता है। उसके भीतर ऊर्जा का संचार साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोर्स के दौरान विकसित होने वाला सकारात्मक रवैया और आशावाद भी रोगियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब वे गहन विश्राम की अवस्था में रहकर खुद के साथ सकारात्मक बातें करते हैं तो बेशक उन बातों का प्रभाव भी कई गुना हो जाता है। गहन विश्राम की अवस्था में जाने से इंसान की चिंता घटती है, जिससे उसके रोग के लक्षण भी तीक्ष्ण हो जाते हैं। दरअसल यह संभव नहीं कि किसी इंसान का मन और शरीर गहन विश्राम की अवस्था में हो फिर भी वह चिंता और ऊहापोह से घिरा हुआ हो। गहन विश्राम की स्थिति में काम करने से उसका परिणाम पूरे दिन भर इंसान के मन और शरीर पर होता है। माइंड कंट्रोल कोर्स के दौरान पूरा समूह जोश खरोश से भरपूर होता है। गहन विश्राम के स्तर पर निजी अनुभवों के साथ आपसी प्रेम और ऊर्जा का माहौल बना रहता है। यह स्नेह ऊर्जा अपनी ही तरह से काम करती है और इससे घिरे लोग कई तरह की अनावश्यक बातों से बच जाते हैं। उनकी भावनात्मक स्थिति में सुधार होने लगता है, क्योंकि जब मन और शरीर
गहन विश्राम की अवस्था में होते हैं तो दिमाग में बेकार की बातें नहीं आती। इससे इंसान की भावदशा सुधरती है। इसके साथ ही वह अपनी भावनाओं और सच्चाई के बीच बेहतर संतुलन कायम कर पाता है। इस कोर्स के दौरान दिमागी गतिविधियों को भी दर्ज किया गया। मन और शरीर के गहन विश्राम की अवस्था में होने से मानसिक स्तर की समझ भी बेहतर होती है और इंसान के सोचने एवं किसी भी बात पर फैसला लेने की योग्यता भी निखरती है। इस कोर्स में रोगी कुछ विशेष तकनीकों की मदद से अपनी निजी समस्याओं को हल करते हैं और सारा दिन इसी खुशनुमा एहसास के साथ जीते हैं। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा होने लगता है और उनके अंदर आत्मविश्वास भी विकसित होने लगता है। थेरेपिस्ट इस सजग अवस्था से मिलने वाले जवाबों पर भरोसा करते हैं और इसी तरह रोगी का आत्मविश्वास और बढ़ता है। कोर्स के दौरान प्रशिक्षण लेने वालों में भावनात्मक रूप से हमेशा एक सकारात्मक एहसास बना रहता है और इससे वे भी प्रभावित होते हैं जिनकी मानसिक दशा ठीक नहीं होती। कोर्स में पैरासाइकोलॉजिकल हिस्से में ऐसे मनोरोगियों को अनअपेक्षित तौर पर काफ़ी मदद मिलती है। जिन लोगों को मन के दायरे के बाहर भेजा गया, उन्होंने अपने उन पैरानॉर्मल अनुभवों के बारे में बताया जिनके बारे में साइकोथेरेपी नहीं जानती। गहन साइकोथेरेपी का एक उद्देश्य यह भी है कि जो भी असजग था उसे सजग बनाकर चेतना के दायरे में लाया जाए। चेतना का विस्तार करते हुए मन के पैरासाइकोलॉजिकल पहलुओं की खोज ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। रोगी अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के इस पहलू को जानने के बाद काफ़ी शांत हो गए। उन्होंने पाया कि पहलू सच्चे और स्वीकार करने योग्य हैं। भावनात्मक रोग ने उन्हें पैरानॉर्मल घटनाओं को समझने में मदद की। इससे उनके रोग और जीवन के अर्थ को नए मायने मिले। थेरेपिस्ट ने साइकोथेरेपी के दौरान माइंड कंट्रोल तकनीकों को लागू करना सीखा, जिससे रोगियों को आगे जाकर मदद मिली। सार और निष्कर्ष। मानसिक तौर पर विक्षिप्त 75 रोगियों को सिल्वा माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण लेने के लिए इसलिए भेजा गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनमें से किन रोगियों को कोर्स करने से परेशानी हो सकती है। कोर्स के बाद केवल एक रोगी ही ऐसा था जिसकी हालत पहले से भी बदतर पाई गई। अध्ययन से पता चला कि उन सबकी वास्तविक समझ में बढ़ोतरी हुई। क्लिनिकल प्रशिक्षण और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी यही बात प्रमाणित हुई। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोर्स करने भेजे गए सभी मानसिक रोगी समान मनोचिकित्सा से उपचार प्राप्त कर रहे थे। यह अपने आप में एक तरह से एक मनोचिकित्सक और उसके रोगियों की संख्या का एक उदाहरण था। इसमें किसी पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। इस तरह कोर्स के नतीजे केवल चुने हुए लोगों पर ही लागू नहीं होते। सिल्वा माइंड कंट्रोल कोई साइकोथेरेपी नहीं है, पर इसे साइकोथेरेपी के साधन के तौर पर उपयोग में ज़रूर लाया जा सकता है। अगर थेरेपी देने वाला कोर्स का जानकार हो और उसके बारे में कोई नकारात्मक सोच न रखता हो तो ये और भी उपयोगी हो जाता है। यह रोगी को उसके मन की बढ़ी हुई क्षमता के साथ काम करने का अवसर देता है और रोगी अपनी थेरेपी पर और भी अनुकूल प्रतिक्रिया देने लगता है। मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों के लिए यह कोर्स नाटकीय रूप से मददगार साबित हुआ है। अगर किसी मानसिक रोगी का इलाज चल रहा है और डॉक्टर भी इस कोर्स को समझता हो तो उसका इलाज और भी सरल हो जाता है। डॉक्टर मैकेंजी अपने सभी रोगियों से आग्रह करते हैं कि वे माइंड कंट्रोल का प्रशिक्षण लें। इस दौरान वे रोगी पूरी तरह अपने डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं।